तो स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के पार्ट 2 को क्लियर करेंगे दोस्त। इसमें हम पढ़ेंगे समांतर सरकारें कैसे कैसे चल रही थी दोस्त। अब तक हमने देखा कि कहीं जुलूस हो रहे थे, कहीं भूमिगत आंदोलन चल रहा था, तो कहीं गुप्त रेडियो से संदेश पहुंचाया जा रहा था दोस्त। लेकिन कुछ जगह जनता ने इनसे भी एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर हम अंग्रेजी शासन को नहीं मानते तो हम अपना स्थानीय प्रशासन चलाएंगे। यहीं से समांतर सरकारों की अवधारणा सामने आ जाती है दोस्त। ये समांतर सरकारें उसी समय से चलने लगी। इन स्लाइड में प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि बलिया उत्तर प्रदेश में कौन थे? जीतू पांडे। और तमलुक या त्रामलिप जो बंगाल में त्रामलिप्तीय जातीय सरकार चल रहा था। और सतारा जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर प्रति सरकार या नाना पाटेकर के द्वारा ये चल रही थी दोस्त। अब दोस्तों इन तीनों को केवल मैचिंग क्वेश्चन की तरह मत याद कीजिए, इनका असली महत्व को समझते हैं। सामान्य आंदोलन में जनता सरकार से मांग करती है, लेकिन यहाँ कुछ क्षेत्रों में जनता कह रही थी, हम आपकी सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते। यह केवल प्रोटेस्ट नहीं था, यह कॉलोनियल अथॉरिटी को सीधे चुनौती था दोस्तों अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ स्थानीय स्तर पर अंग्रेजी प्रशासन को चुनौती दी गई। इस आंदोलन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है यह है जीतू पांडे। और परीक्षा में इन्हें कभी कभी बलिया का गांधी, क्या कहते हैं उसको, बलिया के गांधी के रूप में जाना जाता है। सवाल अब है कि बलिया की घटना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ आंदोलन केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। इस टॉपिक के अनुसार कुछ समय के लिए स्थानीय अंग्रेज प्रशासन को हटाकर स्वतंत्र शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया। यानी यहाँ जनता की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। पहले मांग थी अंग्रेज हमारी बात मानो, अब भावना बन रही थी अंग्रेज प्रशासन की जगह अपना प्रशासन चाहिए, अपना रूल चाहिए। आइए दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए किसी जिले में लोग यह मानना बंद कर दे कि ब्रिटिश अधिकारी ही वैध शासक है, जो ओरिजिनल शासक है इस पर डाउट हो जाए पब्लिक को, और स्थानीय स्तर पर अपने निर्णय, संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था चलाने लगे, तो यह केवल विरोध नहीं रह जाता, यह सत्ता के अधिकार को चुनौती बन जाता है। बलिया की समानांतर सरकार इसी मानसिकता का उदाहरण है दोस्त। अब बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र को। यहाँ समांतर सरकार को कहा गया प्रति सरकार, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की सामने की तरह काउंटर गवर्नमेंट, मतलब उसके विरोध में जो गवर्नमेंट बनी उन्हें प्रति सरकार के रूप में जाना गया। इससे जुड़ा जो प्रमुख नाम था यह था नाना पाटेरी। इनको हम केवल नाम की तरह याद नहीं करेंगे, इनके बारे में महत्वपूर्ण लाइन बताती है दोस्त। ब्रिटिश प्रशासन के समांतर स्थानीय प्रशासन चलाया गया, यही इसकी असली पहचान है दोस्त। ग्रामीण क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण भाई, क्यों महत्वपूर्ण है? सतारा के प्रति सरकार का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में था। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि 1942 का आंदोलन केवल शहरों, कॉलेजों और मध्यवर्गीय राजनीति तक सीमित नहीं था दोस्त। ग्रामीण समाज भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहा था, यानी इंडिपेंडेंट मूवमेंट अब गांवों तक गहराई से पहुंच चुका था दोस्त। प्रति सरकार का अर्थ क्या होता है? सामने खड़ी वैकल्पिक व्यवस्था, यानी अंग्रेज की सरकारी संरचना मौजूद है, लेकिन उनके
समानांतर जनता अपनी व्यवस्था भी चला रही है। इसीलिए यह केवल अंग्रेज विरोधी आंदोलन नहीं था, यह अल्टरनेटिव लोकल अथॉरिटी का उदाहरण था दोस्तों। अब हम बंगाल के मदीनापुर जिले के तमलुक क्षेत्र में आते हैं। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी तमिलित जातीय सरकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्त। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन चलाया गया, राहत कार्य किए गए, जनता के समर्थन से काम किया गया। यानी केवल नाम की समांतर सरकार नहीं थी, इसने शासन जैसी वास्तविक गतिविधियों को भी अपनाने की कोशिश की। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहला पॉइंट है स्थानीय प्रशासन। यानी जनता को केवल अंग्रेज का विरोध नहीं करना था, किसी क्षेत्र में शासन चलता रहे, व्यवस्था बनी रहे, स्थानीय समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए संगठन आवश्यकता होता है दोस्त। ताम्रलिप्त सरकार ने इस दिशा में काम किया दोस्त। अब हम बात करते हैं कि बिहार में जो प्रमुख रूप से जो भारत छोड़ो आंदोलन का क्या क्या प्रभाव रहा, इनसे जुड़े जो प्रमुख नेता थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह थे। इनके बारे में हम कुछ डिटेल्स में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के निकट सहयोगी में से एक रहे हैं। 1942 के समय बड़े कांग्रेस नेताओं के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए बिहार में क्विट इंडिया मूवमेंट की चर्चा राजेंद्र प्रसाद के बिना अधूरी है दोस्त। आगे स्वतंत्र भारत में यही राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हुए दोस्त। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की। इनकी भूमिका थोड़ा अलग थी। जेपी को खासकर क्विट इंडिया मूवमेंट के भूमिगत संघर्ष के जोड़कर याद रखना है। वे केवल पारंपरिक सभा और भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वे अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन में सक्रिय रहे। आगे हम पढ़ेंगे, हजारीबाग जेल से निकलकर उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब आते हैं रामनंदन मिश्र पर। रामनंदन मिश्र भी बिहार के उन नेताओं में से थे जो 1942 के आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे। इनका नाम विशेष रूप से अंडरग्राउंड एक्टिविटी और बिहार के समाजवादी नेतृत्व से जोड़कर याद किया जाता है दोस्त। ये रामनंदन मिश्र पर। अब अगला है योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल भी क्रांतिकारी और भूमिगत गतिविधियों से जुड़े हुए व्यक्ति थे दोस्त। यह है कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें आगे चलकर बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान मिला। वे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ही है। वे बिहार के प्रमुख कांग्रेस नेताओं में से एक स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। अब आते हैं अनुग्रह नारायण सिंह। ये भी बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में से थे और कांग्रेस के राजनीतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब आते हैं बिहार की सबसे जो भावनात्मक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थे, यह है पटना सचिवालय गोलीकांड। तारीख याद रखिए, 11 अगस्त 1942 को, यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के केवल 3 दिन बाद। ठीक है, 3 दिन बाद ही मतलब कि पटना में सचिवालय में गोलीकांड हुआ दोस्त। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ। 9 अगस्त को बड़े नेता गिरफ्तार हो गए और अब 11 अगस्त को बिहार के छात्र सड़कों पर उतर गया। उनका लक्ष्य था पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज का क्या कराना, इनको फहराना, इनका प्रमुख लक्ष्य था। अब इसे केवल झंडा फहराने की घटना मत समझिए। सरकारी सचिवालय ब्रिटिश प्रशासन की सत्ता का प्रतीक था और उस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास एक साफ राजनीतिक संदेश था। यह देश अंग्रेज का नहीं, भारतीयों का है। पुलिस की प्रतिक्रिया रही। जब छात्र आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। स्थिति तनावपूर्ण हुई और फिर पुलिस ने गोली चला दी।
कई छात्र दोस्त शहीद हो गए और इस छात्र के बलिदान की याद में पटना में शहीद स्मारक बनाए गए। यानी आज भी यह घटनाओं केवल किताब में नहीं, पटना की धरती पर स्मृति के रूप में मौजूद है दोस्त। अब आते हैं हम बिहार से जुड़ी भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक पर, जयप्रकाश नारायण और हजारीबाग जेल को हम लोग देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग केंद्रीय जेल में रखा गया था। अब सरकार की सोच वही थी, नेता जेल में रहेगा तो बिहार आंदोलन नहीं चला पाएगा। लेकिन जेपी की कहानी है खत्म नहीं होती। वे अपने साथियों के साथ जेल से निकलने में, फरार होने में सफल हुए। उसके बाद भूमिगत आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। इसे केवल जेल से भागते हुए नहीं समझना है दोस्तों, इतिहास में घटना का मीनिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जेपी का जेल से निकलना केवल पर्सनल एस्केप नहीं था, उनका उद्देश्य बाहर जाकर सामान्य जीवन जीना नहीं था। वे दोबारा राजनीतिक संघर्ष में सक्रिय हुए। इसीलिए हजारीबाग जेल से उनका निकलना अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी से जुड़ा हुआ था। अब देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही दोस्त। इसमें जो मुख्य महिलाओं जो साथ में जो भागीदारी बनी, ये थी अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, सुचिता कृपलानी, मातंगिनी हजारा और कस्तूरबा गांधी। हर महिलाओं ने आंदोलन में अलग अलग स्वरूप दिया दोस्त। अरुणा आसिफ अली, उन्होंने सार्वजनिक रूप से भूमिका निभाई दोस्त। हम पढ़ चुके हैं कि 9 अगस्त 1942 को जब बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसे समय उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। अब इसका मतलब समझिए, जब अंग्रेज का संदेश था नेतृत्व गिरफ्तार है, आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तब अरुणा आसिफ अली ने झंडा लेकर कहा कि नेता गिरफ्तार हुआ है, आंदोलन गिरफ्तार नहीं हुआ है दोस्त। अब बात करते हैं उषा मेहता की। उन्होंने भी अपना जो सहयोग था इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके दिए थे। उन्होंने जो आवाज़ था, आंदोलन की आवाज़, वो जन जन तक पहुंचाने की काम किया दोस्त। अरुणा आसिफ अली ने आंदोलन को दिखाई देने वाला आवाज़ दी और उषा मेहता ने उसे सुनाई देने वाला आवाज़ दी। ठीक है, अरुणा आसिफ अली ने एकदम, देख रहे हैं कि ग्वालियर टैंक में एकदम दहाड़ रही थी, तो उषा मेहता ने उसे सुनाई देने वाला, लोगों को जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई दोस्त। सुचेता कृपलानी, इनकी भूमिका हमें बताती है कि आंदोलन केवल भाषण और प्रदर्शन से नहीं चलता, उनके पीछे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। कार्यकर्ताओं को जोड़ना, संदेश पहुंचाना और कठिन परिस्थितियों में आंदोलन की कंटिन्यूटी को बनाए रखना। अब मातंगिनी हजारा को देखते हैं, उनके बलिदान और जन नेतृत्व के बारे में। ये कहाँ से थी दोस्त मातंगिनी हजारा? ये बंगाल से थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पुलिस गोलीबारी में उनकी मृत्यु हो गई। यानी यहाँ महिला केवल आंदोलन में शामिल नहीं है, वह जुलूस के सामने नेतृत्व कर रही है और अपने जीवन का बलिदान दे रही है। अब बात करते हैं अंतिम कस्तूरबा गांधी, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी के बारे में। उन्हें गांधी जी के साथ आंगा पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया था। 1944 में उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। इसीलिए कस्तूरबा गांधी की भूमिका केवल गांधी जी की पत्नी के रूप में नहीं समझना है कि वो गांधी जी की पत्नी थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से साथ दिया दोस्त। अब बात करते हैं मातंगिनी हजारा की। ये बंगाल की स्वतंत्रता सेनानी थी, लेकिन इन्हें समझने के लिए सबसे पहले एक बात याद रखना होगा हमें, उम्र आंदोलन की सीमा नहीं होती दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन में हमें विद्यार्थी भी मिले, युवा भूमिगत नेता भी मिले, मातंगिनी हजारा जैसे वरिष्ठ महिलाएं भी थी। एक वरिष्ठ महिला थी। यानी 1942 का आंदोलन सचमुच एक जन आंदोलन था दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मातंगिनी हजारा एक प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी। अब ध्यान देना है, वे भीड़ के पीछे नहीं थी, वे नेतृत्व कर रही थी। यानी एक महिला
वह भी उम्र के उस पड़ाव पर जब सामान्य लोग सार्वजनिक संघर्ष से दूर रहते हैं। वह ब्रिटिश सत्ता के सामने आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। यही उनकी भूमिका को असाधारण बनाता है दोस्त। अब देख लेते हैं पुलिस की गोलीबारी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोली चलाई और मातंगिनी हजारा की मृत्यु हो गई दोस्तों, इस घटना को केवल मृत्यु के रूप में मत पढ़िए। 1942 की उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें स्वतंत्रता की मांग लोगों के लिए केवल राजनीतिक नारा नहीं रह गई थी, वह व्यक्तिगत बलिदान का प्रश्न बन चुकी थी। गांधी बुरी, उन्हें सम्मानपूर्वक गांधी बुरी भी कहा जाता था। यह कोई बुरी अपमानजनक शब्द नहीं था। जो बूढ़े हुए लोग रहते हैं हमारे गांव के, हमारे समाज के, ठीक है, उनको बूढ़ी कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सम्मान से उन्हें बूढ़ी दादी या बूढ़ी महिला के रूप में बोला जाता है दोस्तों, अब तक हमने आंदोलन के तो जनताओं, नेताओं, महिलाओं और भूमिगत कार्यकर्ताओं की भूमि देखी। अब सवाल है अंग्रेज सरकार ने जवाब कैसे दिया। इनका उत्तर है बहुत कठोर दमन नीति से उन्होंने जवाब दिया दोस्त। उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया दोस्त। बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, मतलब कि लीडरशिप की जो लाइन थी उनको उन्होंने कट कर दिया। दूसरा हुआ, कांग्रेस की बैठक पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब संगठन अब काम नहीं करेगी, कांग्रेस अब खुली में बैठक नहीं करेगी, ठीक है। इससे वो अंग्रेज का जो उद्देश्य था कि भाई इनको बैठक नहीं करने देंगे तो इनका जो कार्यकर्ता था जो आपस में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। निर्देश जो भी निर्देश है, उद्देश्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कोई इसका कनेक्शन कमजोर हो जाएगा। पुलिस की गोलीबारी, पटना सचिवालय जैसी घटनाएं इनका उदाहरण है दोस्त। यह दिखाता है कि अंग्रेज सरकार आंदोलन को केवल राजनीतिक भाषण से नहीं बल प्रयोग से दबाने के लिए तैयार थी। लाठीचार्ज, जहां गोली चलाने की स्थिति न हो वह भीड़ को तितर बितर करने के लाठीचार्ज किया गया। यानी उद्देश्य एक ही था, सड़क पर जनता दिखाई देना चाहिए। प्रेस पर सेंसरशिप लग गया। कहने का मतलब कि सरकार केवल शरीर को नियंत्रित नहीं करना चाहती थी, भाई आदमी नियंत्रित हो जाए। उन्होंने क्या किया, जो भी लिखा था कुछ भी अखबारों पर उसने सेंसरशिप लगा दिया दोस्त। अखबार रहता तो पता चलता सभी को कि भाई आंदोलन कहाँ हो रहा है, कहाँ पुलिस ज़्यादा दमन कर रही है, कहाँ जनता की आवाज़ उठ रही है। लेकिन इन्होंने सब चीज़ पर उन्होंने रोक लगा दिया। सामूहिक रूप से गिरफ्तारियां हुआ, बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे क्या हुआ, डर और माहौल का वातावरण छा गया दोस्त। सरकार चाहती थी कि लोग सोचे आंदोलन में जाओगे तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता जेल जाने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग किया। सातवां था सेना का प्रयोग। कुछ स्थानों पर स्थित स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना का भी प्रयोग किया गया। यह बताता है कि अंग्रेज सरकार 1942 को एक सामान्य पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं मान रही थी, उसे यह शासन के लिए गंभीर चुनौती लग रही थी। जमीन और संपत्ति की जब्ती हो गई दोस्त। अब इनके देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं रहा इस आंदोलन का। दोस्तों, अब तक हमने भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी कहानी देखी। प्रस्ताव, गिरफ्तारी, भूमिगत संघर्ष, समांतर सरकार, बिहार की भूमिका और महिलाओं की भागीदारी तो हमने एक एक स्लाइड के रूप में देख लिया है। अब सवाल है, आखिर इस आंदोलन की ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जो इसे पहले के आंदोलन से अलग बनाती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, शीर्ष नेतृत्व और गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन व्यापक रहा दोस्त। नेतृहीन था, ठीक है, लीडरलेस ये आंदोलन था, लेकिन उसके बाद भी यह सबसे बड़ा व्यापक आंदोलन में तब्दील हुआ दोस्त। अंग्रेज ने जानती हैं कि शीर्ष नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया भाई, जब नेता ही नहीं रहेंगे, जब नेता ही नहीं रहेंगे तो उसको लीडिंग कौन करेगा, तो आंदोलन ये कमजोर पड़ जाएगा। आंदोलन स्थानीय नेताओं और जनता द्वारा चलाया गया। बिल्कुल, आप देख ही रहे थे कि जब शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया गया था तो क्या हुआ, आंदोलन को स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया गया दोस्त, और स्वतः से प्रेरित होकर के ये आंदोलन आगे बढ़ा दोस्त।
कई स्थानों पर लोगों ने किसी नए जो आदेश था उसका इंतजार ही नहीं किया भाई। उनको तो पहले ही मिल चुका था भाई कि करो या मरो का संदेश मिल चुका था। तो राष्ट्रीय नेतृत्व गिरफ्तार हो चुका था, जनता स्वयं निर्णय लेने लगा था। ठीक है, आंदोलन हर हाल में जारी रहा दोस्त। अब देख लेते हैं कि युवाओं की असाधारण भागीदारी। हमने देखा है कि पटना सचिवालय में किस तरह से मतलब कि युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था दोस्त। छात्र और युवा केवल जुलूस में नहीं थे, इसमें महिलाओं, बूढ़े, बुजुर्ग सभी आदमी मतलब कि सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया दोस्त। आंदोलन की सीमाएँ क्या था? क्या-क्या इसके आंदोलन में प्रॉब्लम्स थी? इनको भी हम लोग देखेंगे दोस्त। सभी प्रमुख नेता शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिए गए। इसका सीधा परिणाम हुआ आंदोलन का केंद्रीय कोऑर्डिनेशन कमजोर पड़ गया। जनता उत्साहित थी, लेकिन हर जगह समान योजना नहीं थी। केंद्रीय नेतृत्व क्या हो गए? कमजोर हो गया, यानी सेंट्रल लीडरशिप वीकनेस हो गया। जब गांधी, पटेल, नेहरू, आजाद जैसे नेता जेल में थे, तो पूरे देश में एक ही राजनीति लागू कराना संभव नहीं रहा। इसलिए कहीं आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, कहीं भूमिगत गतिविधियां चल रही थी, कहीं सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ, कहीं समांतर सरकार बनी। यानी आंदोलन की एनर्जी बहुत थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन का सामान नहीं था। ब्रिटिश सरकार का भारी दमन, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके इनको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया। हमने देखा कि गिरफ्तारी हुई, गोलीबारी हुई, लाठीचार्ज हुआ, प्रेस पर सेंसरशिप लग गए, सेना का भी प्रयोग किया गया। तो किस लेवल पे दमन कर रहे थे आप देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में स्वरूप अलग अलग था, जैसे कि भारत बहुत विशाल देश था, हर जगह सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति एक जैसा नहीं थी, इसलिए आंदोलन का प्रभाव सभी समान नहीं रहा। कुछ क्षेत्र बहुत सक्रिय थे तो कुछ क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत रहे। यही वजह है कि पूरे भारत में समान तीव्रता वाला मूवमेंट नहीं कहा जा सकता है दोस्त। मतलब हर जगह, क्योंकि नेटवर्क ही उतना लेवल का नहीं रह गया। लोग सेल्फ डायरेक्शन लेते थे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा इस पे से अगर लीडर्स रहता तो आंदोलन का प्रभाव कुछ अलग ही रहता दोस्त। मुस्लिम लीग इस आंदोलन में समर्थन बिल्कुल नहीं किए। इसके कारण आंदोलन को सभी प्रमुख राजनीतिक शक्तियों का संयुक्त समर्थन नहीं मिला। कुछ अन्य राजनीतिकों ने भी संगठन से दूरी बनाए रखी। आंदोलन तत्काल अंग्रेजों को भारत से निकाल नहीं सका, अर्थात तत्काल उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अगर हम केवल इमीडिएट रिजल्ट को देखें तो आंदोलन सीधी स्वतंत्रता दिलाने में सफल नहीं रहा दोस्त। अंग्रेज के लिए क्या स्पष्ट निर्देश था? तो 1942 ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता अब अंग्रेजी शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी आंदोलन हुए थे, लेकिन 1942 का संदेश बहुत सीधा था, क्विट इंडिया, एकदम भारत छोड़ो। ठीक है, हर हाल में आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। हमें थोड़ा मोड़ा अधिकार से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें अपना संविधान चाहिए, हमें ब्रिटिश शासन का क्या चाहिए? अंत चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? इसका महत्व में तो ब्रिटिश शासन की जो सत्ता थी वो कमजोर पड़ गई। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि भारत पर लंबे समय तक शासन करना कठिन होगा। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का अंतिम सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ठीक है दोस्त, अब देख लेते रिवीजन पॉइंट कर लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ? तो जुलाई 1942 में। मुंबई में यह प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942 में। नेताओं की गिरफ्तारी और आंदोलन का प्रसार। नेताओं की गिरफ्तारी कब किया? 8 अगस्त को पास हो गया और 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। पटना में गोलीकांड 3 दिन बाद 8 दिन 11 अगस्त 1942 को हो गया।
गांधी जी को फिर रिहा कब किया गया? तो 1944 में रिहा कर देगा। युद्ध को समाप्त कब कब हो गया? तो 1945 में युद्ध समाप्त हो गया। याद रखने का आसान तरीका है कि 1939 सभी को याद है, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था, 1945 में ये खत्म हो गया था। इसी के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन भी समाप्त हो गया। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 1947 में आकर के ये स्वतंत्र हुए। गांधी जी अरुणा आसिफ अली कहाँ से जुड़े हुए थे? तो ग्वालियर टैंक से जुड़े हुए थे। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो चला रहे थे। चीतू पांडे बलिया में सरकार समांतर सरकार चला रहे थे। नाना पाटिल सतारा में सरकार चला रहे थे। और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में उनको कैद कर लिया गया था। 7 शहीद कहाँ हुए? तो पटना सचिवालय में पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी थी। महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी आंगा खा पैलेस में उनको नजरबंद करके रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। प्रस्तावित हुए थे 8 अगस्त 1942 को। आंदोलन का प्रसार हुआ 9 अगस्त 1942 को। स्थान कब था? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। वर्तमान नाम अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। अगस्त क्रांति मैदान के नाम से ग्वालियर टैंक को जाना जाता है। कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय अध्यक्ष थे। नारा क्या था? तो करो और मरो। गांधी देने वाले थे, ठीक है। नारा कौन दिए थे? गांधी देने वाले थे नारा, ठीक है। क्रिप्स मिशन का विफल था। वायसराय लॉर्ड लिनवो। वायसराय उसमें कौन थे? लॉर्ड लिनवो। झंडा फहराया अरुणा आसिफ अली। कांग्रेस ने रेडियो चलाया उषा मेहता। कौन चलाया? उषा मेहता। बलिया में चीतू सरकार। नाना पाटिल सतारा में। जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया भूमिगत आंदोलन से जुड़े हुए थे। और गांधी जी को नजरबंद किया गया आंगा खान पैलेस में। 11 अगस्त 1942 को पटना में उनके सचिवालय गोलीकांड हुआ। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकले और अंग्रेजों का भारत से तत्काल प्रस्थान नहीं हो सका दोस्त, ठीक है। आंदोलन का उद्देश्य था कि अब प्रस्थान करवा देंगे, लेकिन प्रस्थान नहीं हो सका। धन्यवाद। जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।